आइए देखते हैं बिहार सचिवालय का जो एडिटोरियल ने सेट वॉल्यूम 2 लॉन्च किया है, उसका सेट नंबर 1 से क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे पूरा सेट कवर कर दूँगा। टोटल इसमें 12 सेट है, 12 सेट में पूरा धीरे धीरे कवर करवा दूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं सभी सेट को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। लूनी नदी जानते हैं कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर लूनी नदी निकलती है, यहाँ पर एक सांबर लेक है और यहाँ जाकर कच्छ में रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। और एक और तथ्य जान लीजिए इसके बारे में, लूनी नदी इधर फ्रेश वाटर रहता है और जो सांबर लेक है राजस्थान में, सांबर लेक है, वो क्या करती है इसमें मिलकर, गुजरात में सांबर लेक है, उसमें वो खरे पानी का लेक है, उसमें मिलकर लूनी नदी खारा पानी बन जाती है और खारा पानी का नदी बन जाती है और यहाँ पर विलुप्त हो जाती है रन ऑफ कच्छ के आसपास। तो क्या कहेंगे, लूनी नदी सांबर लेक से पहले फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर नदी है, बाद में खारा पानी का वाटर हो जाता है सलेन वाटर, और किस में, सांबर लेक में मिलकर। तो कहाँ पर है इसका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के निकटतम सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है। तो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह है, जैसे शुक्र है यहाँ पर, और इसे देख लीजिए, ये सन हुए, सन के बाद क्या है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 ग्रह हुआ, इसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। जोवियन, ये गैस से भरा रहता है, ओनली गैस रहता है, और यहाँ पर लैंड मास रहता है। तो पृथ्वी के नज़दीक में देखिए, अर्थ के नज़दीक में या तो वेनस है या तो मार्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, शुक्र ग्रह होगा, पृथ्वी के नज़दीकतम ग्रह है ऑप्शन के हिसाब से। और यह शुक्र ग्रह के बारे में और विशेषता देखते हैं कि यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है, जिसको वेनस को भी कहा जाता है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे गर्म क्यों है, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके तरह क्या होता है कि सूरज की किरण इस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन एटमॉस्फेयर में। तो नज़दीक है मर्क्यूरी पर गर्म है वेनस, बिकॉज CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, एनर्जी जितना सन से मिलता है, इसलिए बहुत हॉट ग्रह है। और इसके बाद इसको और 2-4 गो चीज़ इसका देखते हैं इसके बारे में। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के बारे में 2-4 और देखते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में। और इसके बाद इसके बारे में और देखते हैं, ये इवनिंग में पश्चिम दिशा में उगती है। पश्चिम मतलब हो गया ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब हुआ, पश्चिम मतलब
शाम के टाइम में वेस्ट की ओर रहती है और मॉर्निंग टाइम में ईस्ट की ओर रहती है। और इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो इसका और देख लेते हैं, इसका नो सैटेलाइट। और इसके बाद और इसको पृथ्वी की बहन भी माना जाता है, अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन था शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन किस किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो आप देखते हैं इक्वेटर लाइन के बारे में, पहले इक्वेटर के बारे में देखते हैं। इक्वेटर क्या होता है, जो 0 डिग्री, यहाँ स्पीकर के मामले से समझते हैं। इक्वेटर क्या कि 0 डिग्री लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है। इक्वेटर टोटल 13 देशों से पास होता है। पहला है इक्वाडोर, ऊपर से इधर से ज्ञात करते हैं लेफ्ट साइड से, इक्वाडोर। इसके बाद कोलंबिया, उसके बाद है ब्राज़ील के बाद है गोबन, चौथा नंबर पर गोबन, साउथ अफ्रीका में आ गया। इसके बाद गोबन के बाद हो गया कांगो के बाद हो गया डेन रिपब्लिक, छठा नंबर पर। 7वां नंबर पर युगांडा, 8वां नंबर पर केनिया, 9वां नंबर पर सोमालिया, 10वां नंबर पर मालदीव, 11 नंबर पर इंडोनेशिया, 12वां नंबर पर किरिबाती और 13वां नंबर पर शो टाइम ऑफ प्रिंसिप 13वां नंबर पर है। और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है, देखिए, केनिया से गुजरती है, मालदीव से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, बोत्सवाना से नहीं गुजरती है। तो इक्वेटर लाइन बोत्सवाना होकर नहीं गुजरती है। ये 13 लाइन को याद रख लीजिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गोबन, ये नॉर्थ अमेरिका साइड से स्टार्ट किया, साउथ अमेरिका साइड से स्टार्ट किया। इसके बाद कांगो होगा, डेन रिपब्लिक कांगो होगा, युगांडा हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया। किरिबाती के बाद सॉ टोम है। इसके बाद किरिबाती के बारे में भी जान लेते हैं। किरिबाती है वो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूब रहा है। जो इतना वाटर का लेवल बढ़ रहा है वो डूब रहा है, इसलिए किरिबाती ने एक अपना आइलैंड शिफ्ट कर रहा है। कहाँ पर, तो शायद न्यूजीलैंड में। थोड़ा न्यूज़ देख लीजिएगा इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिएगा कि इक्वेटर कौन कौन सा देश से गुजरती है। तो इतना हो गया। यहाँ पर केनिया से भी गुजरती है, मालदीव से गुजरती है, सोमालिया से भी गुजरती है, बोत्सवाना से नहीं गुजरती है। अब हो गया। अब बोल रहा है कि कौन सा अपसादी चट्टान है, नहीं है। कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो डायोराइट है ना, ऑप्शन सी नंबर होगा। डायोराइट है जो अपसादी चट्टान नहीं है। अपसादी ये डायोराइट है। अग्नेय चट्टान, इग्नेशियस रॉक है। रॉक है, इसको अग्नि चट्टान कहा जाता है। अग्नि चट्टान है। और और अवसादी चट्टान के बारे में देख लेते हैं कि अवसादी चट्टान को क्या क्या विशेषता, क्या कहते हैं। तो अवसादी चट्टान के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अवसादी चट्टान होता है कि ये प्राकृतिक कारणों से छोटे छोटे कणों, जैसे मान लो क्या डेक्कन ट्रैप में ऐसा जो चट्टान टूट कर जो बनता है और वो एक स्थान पर जमा हो जाता है, और उसके बाद कुछ दबाव के कारण, या तो दबाव होता है या तो रासायनिक प्रक्रिया होता है, केमिकल चेंज होता है, उसके कारण इसका परत ठोस हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है।
तो इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। इसमें और अवसादी चट्टान के जैसे बलुआ पत्थर हो गया, नमक की चट्टान हो गया और चूना पत्थर हो गया, कांग्लोमरेट हो गया और सेलखारी आदि अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो यहाँ पूछ रहा कि अवसादी चट्टान कौन है, तो कौन नहीं है, डायोराइट अवसादी चट्टान नहीं है, यह इग्नियस चट्टान है। बलुआ पत्थर हो गया, नमक हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। क्योंकि अवसादी चट्टान की देखो एक टुकड़ा है, बहुत सारा इरोजन के कारण या वेदरिंग के कारण टूटने के बाद बहुत सारा पत्थर प्रेशर होने के बाद ये जम जाता है, जमने के बाद ठोस बन गया, ठोस बनने के बाद क्या होता है, ये चट्टान का रूप लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में कि भारत की समुद्री सीमा के संबंध में कितने देश है, भारत के साथ कितना देश समुद्री सीमा साझा करती है। तो भारत के साथ टोटल 7 देश समुद्री सीमा साझा करती है। 7 देश में कौन कौन सा है, और ये भी पूछ सकता है कि भारत के साथ कितना किलोमीटर समुद्री सीमा समाज। तो याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर समुद्री सीमा है। और समुद्री सीमा और जल सीमा से लगे देश कौन कौन सा है, 7 देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद हो गया म्यांमार के बाद हो गया थाईलैंड, थाईलैंड के बाद हो गया इंडोनेशिया। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत और पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। 3 ऐसे पड़ोसी देश है जिसके थल और जल दोनों लगता है, थल और जल दोनों लगता है। जैसे में हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये लैंड और वाटर दोनों बॉर्डर शेयर करता है। और इसके बाद इसमें एक और होगा मालदीव भी है, जो समुद्री सीमा शेयर करता है। समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, 7516 किलोमीटर। और एक और फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, एक और फैक्ट देखते हैं। ओनली स्टेट में गुजरात है, हाईएस्ट कोस्ट शेयर करता है, कोस्ट है। और स्टेट यूटी मिलाकर सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है इसके पास, स्टेट और यूटी मिलाकर, या यूटी में अंडमान निकोबार के पास, अंडमान निकोबार के पास सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग जानिएगा। और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। ये सब लिख लीजिएगा, हम यहाँ इरेज कर रहे हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका, पृथ्वी का घूर्णन। कि देखिए
ये अर्थ हो गया, अर्थ का इक्वेटर हो गया, ये ग्रीनविच लाइन हो गया, और ये साउथ हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर है। उसमें जो अर्थ बाईं ओर घूमती है वो पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से अर्थ बाईं ओर घूमती है, तो पृथ्वी का घूर्णन हो गया इसका आंसर। अब अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड पर करके देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वो वुलर लेक है, सबसे बड़े मीठे पानी का झील। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सबको पता होगा कि ये पोचमपल्ली है, जो आंध्र प्रदेश के एक गाँव है, वहाँ से चालू किया था 1951 में। देखते हैं 2023 का 15वां हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा भारत। इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। 2022 का जो वुमेन्स का 15वां हॉकी है, वर्ल्ड कप है, स्पेन और नीदरलैंड साथ में कर रहा है। स्पेन और नीदरलैंड साथ में कर रहा है। और 2023 का जो मेंस हॉकी है, वर्ल्ड कप है, इंडिया कर रहा है। कब? 13 से 29 जनवरी 2023। तो इसका आंसर होगा 2023 का 15वां हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुरुष वाला तो भारत में। निम्नलिखित में कौन सा कारण यह उपाय मृदा के सुधार के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा कारण है कौन सा कारण है उपाय है जो मृदा के सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? मृदा के सुधार के लिए मतलब एग्रीकल्चर को, सॉइल को सही करने के लिए कौन सा कारण उपयुक्त नहीं है? तो ये है झूम की खेती। झूम की खेती क्या होता है कि ट्राइब लोग, यहाँ पर ये जंगल हुआ, यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट को जंगल की कटाई करता था। जंगल कटाई करते हुए ज़मीन उपयोगी मतलब खाने पीने योग्य बना लिया, उपजाऊ योग। और कुछ दिन के बाद क्या करते थे, यहाँ से छोड़कर चले जाते थे दूसरी जगह। फिर वहाँ से जंगल साफ कर देते थे, फिर से यहाँ पर लैंड बना लिया, कुछ से फिर चल गया दूसरी जगह। इसलिए इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन किया है, झूम की खेती पर। और झूम की खेती में जो सॉइल को सुधार करने के लिए, सॉइल को सही करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेती किया है। तो और जैसे होगा मिक्स एग्रीकल्चर, क्रॉप साइकिल, मतलब रोटेटिंग क्रॉप हो गया वो सब, और मल्टी क्रॉप, ये सब मृदा के सॉइल को सही करने के लिए सॉइल बहुत उपयोगी होता है। जैसे मिक्स में हो गया गेहूं के साथ सरसों कर देना, जैसे मल्टी क्रॉप हो गया है। तो पहले पैडी फील्ड उपजाए, धान उपजाए, धान उपजाने के बाद क्या हुआ कि मूंग की दाल कर दी। मूंग की दाल में क्या होता है कि राइजोम बैक्टीरिया रहता है, जो एयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल को।
तो सॉइल को बहुत सारा हेल्दी न्यूट्रिएंट मिलता है। नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए कोई भी दलहन पौधा होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेस करता है। तो इसलिए मल्टी क्रॉप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रॉप रोटेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो झूम की खेती नहीं होगा आंसर। 11 नंबर देखते हैं, भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। 11 नंबर है, भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई की सबसे बड़ा बंदरगाह पत्तन है। पत्तन बंदरगाह सबसे बड़ा है। और इसके बारे में और एक तथ्य देख लेते हैं। भारत की कोस्टल एरिया कितना है, कोस्ट कितना है, 7516.16 किलोमीटर। इसमें क्या है, 200 से अधिक छोटे बड़े बंदरगाह हैं और 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और इस 13 में मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अब 14 नंबर देखते हैं, विक्टोरिया लेक झील निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करती है। नहीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि विक्टोरिया लेक निम्नलिखित किस अफ्रीकी देश से सीमा साझा नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा रवांडा। लेक विक्टोरिया रवांडा से सीमा साझा नहीं करती है। और थोड़ा सा देखते हैं विक्टोरिया लेक के बारे में। विक्टोरिया लेक क्या है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लेक है, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। और विश्व के दूसरे सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, और इससे होकर, इस विक्टोरिया लेक से होकर इक्वेटर भी गुजरता है। और यह विश्व के इस इक्वेटर गुजरने के बाद यह विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है ये विक्टोरिया लेक। और दूसरा तथ्य देखते हैं विक्टोरिया लेक से, नाइल रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। नाइल रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। यह विक्टोरिया लेक कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है, तो पहला होगा तंजानिया, युगांडा, केनिया। क्या कहाँ से है, तंजानिया, युगांडा, केनिया देश में, ये तीनों में स्थित है, तीनों देश के साथ। उसके बाद और देखते हैं इस विक्टोरिया लेक को डार्विन के ड्रीम पोर्ट नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के ड्रीम पोर्ट नाम से भी जाना जाता है इस विक्टोरिया लेक को।
और तीसरा देखते हैं, एरिया के कॉन्टेक्स्ट में क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से यह विश्व के वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट झील है और विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। एरिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट झील है। नाइल रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। विश्व और इक्वेटर भी इस झील से पास करते हैं। युगांडा, तंजानिया और केनिया के में स्थित ये झील है। और देखते हैं, हाँ और क्या है, अफ्रीका का कंटिनेंट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट झील है और नील नदी यहीं से ओरिजिनेट होती है। इतना पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा। और एरिया के कंट्रीज में तीसरा सबसे बड़ा झील है, तो दूसरा कौन पहला और दूसरा कौन है? पहला है कैस्पियन सी। सेकेंड नंबर पर है सुपेरियर झील। सुपेरियर झील है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो इतना था, हाँ इतना था विक्टोरिया लेक के बारे में। अब ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा और आगे देखते हैं। अब इरेज करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझाना है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, डॉक्टर आर के सोहन ने पहली वर्मी कंपोस्ट कहाँ लगाया? कंपोस्ट लगाया था 2002 में बेगूसराय में। और वर्मी कंपोस्ट को अगर व्यवसाय करने को बिहार सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है। तो वर्मी कंपोस्ट का जनक किस जिले को माना जाता है? बेगूसराय को। और किसने लगाया था? तो आर के सोहन ने। कब? 2000 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो पखी बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको 1999 से 2000 ईस्वी में इसे बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया, टाइगर रिजर्व से। और देखते हैं ओरंग और डम्फा कहाँ पर स्थित है? ओरंग और डम्फा दोनों को देखते हैं। ओरंग डम्फा के बारे में अलग अलग देखते हैं। ओरंग कहाँ है? असम में। और डम्फा है मिजोरम में। और इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो पकई बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, जो 1999 से 2000 ईस्वी में 1999 और 2000 ईस्वी के आसपास इसको
टाइगर रिजर्व घोषित कर गया। ओरंग असम में है, डम्फा मिजोरम में है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के बारे में सत्य कथन क्या है। जैन धर्म के बारे में सत्य कथन, असत्य कथन क्या है, सत्य ने असत्य कथन क्या है। तो जैन धर्म क्या था कि आत्मा को मानते थे, यहाँ पर नहीं है, तो यह असत्य कथन है। अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, ये कथन सही है। जैन धर्म आत्मा को मानते थे, ये भी कथन सही है। महावीर का पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी कथन सही है। और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार को संख्या दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन धर्म को आध्यात्मिक विचार को संख्या दर्शन से ग्रहण किया गया। एक और पॉइंट लिख लीजिए। और जैन धर्म को मानने वाला राजा उदयन था, वंदराज था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश खारवेल था, राजा अमोघवर्ष था और चंदेल शासक भी थे। और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर निगम के लिए, नियोजन के लिए खासकर प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट रहता था, स्ट्रीट में 90 डिग्री पर रोड रहता था, स्ट्रीट की सारे गेट की दरवाज़ा रोड की ओर खुलता था, इसके अंदर वॉल था, ड्रेनेज सिस्टम था और भी बहुत सारे कुछ थे। और मोहनजोदड़ो हड़प और नगर निगम के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तीनों बहुत प्रमुख नगर निगम के लिए ये थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था। सबसे लॉन्ग टाइम तक कौन सा वंश रहा था। तो इसका आंसर होगा तुगलक वंश। और सब वंश के बारे में देख लेते हैं। स्लेव वंश या दिल्ली डायनेस्टी के स्लेव वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहे थे। गुलाम वंश, उसी को गुलाम वंश भी कहा जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1206 से लेकर 90 तक रहे थे। तुगलक वंश रहे थे 1320 से लेकर 1412 तक। लोधी वंश रहे थे 1451 से लेकर 1526 तक। खिलजी वंश रहे थे 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में रहे थे और तुगलक वंश सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड में रहते। गुलाम वंश का कितने दिन तक रहते हैं। गुलाम वंश थे 1206 से लेकर 1290 तक। तुगलक वंश थे 1320 से लेकर 1412 तक। लोधी वंश थे 1451 से लेकर 1526 तक। और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड थे। 18 नंबर में होगा अब्दुल रज़ाक
ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा किसके शासन में की थी? तो इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय के कारण में की थी। अब्दुल रज़ाक कब भारत आए थे? 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में ये संगम वंश में, संगम और देवराय द्वितीय संगम वंश के महान शासक थे। इसके शासनकाल में इसने यात्रा की थी। और देखते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नाम से सब बुक्का फाउंडर करते सबसे पहले। और पुर्तगाली यात्री विजयनगर एम्पायर में, पुर्तगीज यात्री डुआर्ट बारबोस राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आते हैं। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजय यात्रा पर विजयनगर के एम्पायर में आते हैं, यात्रा करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 18 का ए, देवराज द्वितीय। 19 नंबर देखते हैं। शुजा-उद-दौला और शाह आलम II ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद के संधि का हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये होगा 1765 में। 12 अगस्त 1765 में बक्सर की लड़ाई हार जाने के बाद शाह आलम II और शुजा-उद-दौला ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करते हैं। और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ने उसको 26 लाख इसके बदले में पेंशन पर शाह आलम II को 26 लाख की पेंशन पर उसको अवध में रख देते हैं। एक तरह से ये भी समझिए ये बफर जोन का काम करता था अवध इसको। और संधि किया और इसके बाद इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी संधि के बाद दीवानी प्राप्त हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। तो बिहार का दीवान बनाया गया था राजा सीताबराय को। और बंगाल के नवाब याद नहीं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका आंसर हो गया कलिंजर के खिलाफ किए थे। तो कुछ शेरशाह सूरी के अभियान देखते हैं कब कब क्या किए थे। 20 नंबर में शेरशाह सूरी के बारे में। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किए थे। यहाँ का शासक था कीरत सिंह। यहाँ का शासक था। और इसी अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1545 में एक बम विस्फोट होने का, एक दीवार तोड़ रहा था और हाथ में बम फट जाता है शेरशाह सूरी की, तो इसमें मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह सूरी के बारे में और कुछ देखते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में 1534 ईस्वी में शेर खां ने, पहले शेर खां नाम था, शेरशाह सूरी तो बाद में हुमायूं की हराने के बाद नाम पड़ा। शेर खां ने सूरज के नवाब मतलब सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक
जो महमूद शाह को 13 लाख रुपया देने के लिए 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, उसमें हुमायूं को परास्त करता है। उसके बाद उसको शेर शाह नाम पड़ता है। शेर शाह नाम पर होता, अपने नाम से शेरशाह सूरी ने खुतबा पढ़ाया और सिक्का भी चलाया। 1540 ईस्वी में फिर से बालीग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया। हुमायूं के हराने के बाद यहाँ से दिल्ली पर शासन किया और 1542 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त करके और उसके बाद चंदेरी को विजय प्राप्त किया मालवा को, और इसके बाद चंदेरी पर भी विजय प्राप्त किया। तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में। अब है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस सब वर्ड पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दीजिएगा, असत्य पर, नहीं पर, इनमें से कोई नहीं पर। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे? गलत है। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था और 1828 से 1837 तक थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। सी राजगोपाली स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और थे। ये 3 कथन सत्य है। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ता थे? क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ताकार थे। इसमें से ऑप्शन में होगा महात्मा गांधी या सरदार पटेल था। आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपाली थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन है। मौलाना अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रफ़ी अहमद किदवई थे। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कैबिनेट मंत्री स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन 1942 को भेजा और इसके साथ वार्तालाप किए थे जवाहरलाल नेहरू, नेगोशिएशन किए थे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो पहला है असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, सांप्रदायिक अवार्ड, बिहार विद्यापीठ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेक्ट एक्ट। इसी में था रोलेक्ट एक्ट में नो वकील, नो दलील, नो अपील। इसी को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। और 1919 ईस्वी में यह आया था। इसमें प्रावधान था कि किसी को भी बिना वारंट के, बिना चार्ज के जेल में डाल दिया जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में कुछ जान लें। मार्च 1919 में इस एक्ट को लाया गया और इसके एवज में पूरा देश में हड़ताल हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को प्रोफेसर सफीजुल किजवी और 2 प्रोफेसर थे,
दोनों प्रोफेसर को क्या किए थे, वो गिरफ्तार कर लिए थे। तो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए अपना सब प्रोफेसर के गिरफ्तारी में। क्या किए थे, वो धरना पर बैठे थे और बैसाखी मना रहे थे। उसी में माइकल ओ डायर ने मार्शल, और उस समय क्या था कि बंगाल में मार्शल मतलब अमृतसर में मार्शल लॉ लागू था। तो क्या किया, माइकल ओ डायर ने इस सब पर फायरिंग का आदेश दे दिया, पूरा गेट उट बंद करके। कम से कम 1000 से 1500 आदमी मारा गया इसमें। तो उसी के बाद जालियांवाला, इसका नाम जालियांवाला बाग के में हुआ था, जालियांवाला नरसंहार पड़ा था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता? तो रासबिहारी बोस का। आज़ाद हिंद स्थापना देख लेते कब हुआ था। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? तो कैप्टन मोहन के द्वारा किया था, परंतु असफल रहा। पहले कैप्टन मोहन के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया पर असफल रहा। बाद में रासबिहारी बोस ने सफलता प्राप्त हुआ रासबिहारी बोस को। भारत में कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे? निम्नलिखित में कौन से भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन। और 26 नंबर है, भारत रिजर्व बैंक के बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप बाजार में तरलता बढ़ जाती है। क्या भारत के रिजर्व बैंक के बैंक रेट कम करेंगे तो भारत में लिक्विडिटी मतलब बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। गन्ने के उचित और लाभप्रद कीमत FRP के निम्नलिखित में कौन सा अनुमोदित करता है? 27 नंबर क्वेश्चन, FRP लेकिन इसमें कौन से अनुमोदित करता है? तो FRP हो गया 27 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है गन्ने के लिए जो उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा यह किया जाता है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संतुष्टि के आधार पर की जाती है। इसमें खरीफ और रबी फसल के लिए किया जाता है इस कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, मतलब रबी और खरीफ फसल द्वारा के लिए किया जाता है। ये गन्ना के लिए किया जाता है। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण में किसका निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में कौन सा किसका उदाहरण है? तो इसका भौतिक परिवर्तन का, फिजिकल चेंज का उदाहरण है। जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी करता है और एनर्जी कंजर्वेशन पर भी काम करता है। तो गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा पर और संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। 31 नंबर में कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? भौतिक राशि नहीं है मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर नहीं मतलब स्केलर होगा, स्केलर होगा। तो इसमें वेग
वेलोसिटी मूल भौतिक राशि मतलब हुआ कि फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल 7 है, इसमें हो गया विद्युत धारा, ज्योति, लंबाई, मास और भी 7 आता है। सात का नाम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला नंबर हो गया लेंथ, दूसरा नंबर हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तीसरा नंबर हो गया टाइम। चौथा नंबर हो गया टेम्परेचर। पांचवा नंबर हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और छठा नंबर हो गया ज्योति तीव्रता। सातवां नंबर हो गया पदार्थ। ये 7 मूल भौतिक राशि है। ये स्केलर क्वांटिटी एक सदिश राशि होता है। सॉरी, यहाँ पर भौतिक राशि पूछ रहा है, तो कौन कौन होगा? 7 है फंडामेंटल मूल रूप से। निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध के क्रीम का पृथक किया जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन है। किस बल के कारण दूध से क्रीम का पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग किया जाता है। और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा को किस समिति के लागू किया था, सिफारिश पर लागू किया था? तो इसका होगा लक्ष्मीकांत समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति, जो 1965 ईस्वी में इसने रिपोर्ट सौंपा था और उस समय से लागू है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है जिस सरकार को फसल खरीदता और या किसान को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना प्राइस पर फसल खरीदता है सरकार किसान से। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित तो कौन सा गैस उपयुक्त किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन किया जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन देखते सबसे अधिक क्रियाशाली धातु कौन सा है? तो पोटासियम है। पोटासियम सबसे ज़्यादा क्रियाशाली है। और क्रम में देखते सबसे ज़्यादा पोटासियम है। पोटासियम, इसको के से करते, इसके बाद सोडियम है। सोडियम के बाद कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद होगा मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे होगा कौन सा? तो पोटासियम। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? अफ्रीकी हाथी है, व्हेल मछली है, दरियाई घोड़ा है या समुद्री बाघ है? तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली, मैमल है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, कहाँ बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काई में या क्रोमोप्लास्ट में? तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कान के पास पाया जाता है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, वो सबसे छोटी हड्डी है। ये सबसे छोटी हड्डी है और ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका का कार्य क्या है? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से लसिका का कार्य क्या है? लसिका कार्य सभी है। लसिका के उपस्थित लिम्फोसाइट एक हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों को रोकथाम के लिए में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में काम करती है। तीनों ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? कौन सबसे मीठी चीनी है? तो फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। ये नॉर्मल चीनी से 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और देखते हैं फ्रुक्टोज 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और भी देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज 0.74 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और सुक्रोज माल्टोज होता है 0.45 गुना। जब हम अपने घर में बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? उपयोग हुए आवेश चार्ज के लिए, उपयोग हुए करंट के लिए, उपयोग हुए पावर के लिए, उपयोग हुए एनर्जी के लिए। इसमें से 4 ऑप्शन है, किसके लिए हम उपयोग करते हैं? तो उपयोग हुए एनर्जी के लिए। मादा युग्म को क्या कहते हैं? मादा युग्म को क्या कहते हैं? तो मादा युग्म को अंडाणु कहते हैं। थ्री में क्वेश्चन है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा की वायुमंडल में ह्यूमिडिटी कितना है, उसके कारण वर्षा होती है। किस मात्रा में वर्षा होगी। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में है, जो 1972 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली के अनुक्रम में दी गई है। संविधान की उद्देशिका मतलब प्रियम्बल में कौन सा शब्द एक ऑर्डर में दिया गया है? तो प्रियम्बल में ऑर्डर में दिया गया सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या क्या? सोवरीन, सेकुलर ने सोशलिस्ट है पहले, सोवरीन के बाद सोशलिस्ट के बाद है सेकुलर के बाद है डेमोक्रेटिक, के बाद है रिपब्लिक। तो हो गया सोवरीन संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ये हो गया सोवरिन हो गया, सोशल हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेसी हो गई है, गणराज्य हो गया। गणराज्य मतलब रिपब्लिक हो गया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में कहाँ बनाया गया था? भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना सूरत में बनाया गया था। कब? 64 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो कोलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। सूरत में 1968 में पहला कारखाना बनाया गया। कहाँ? किसके द्वारा? तो फ्रैंक कारो द्वारा। और फ्रांसीसी कंपनी को स्थापना कोलबर्ट करता 1964 में। 47 नंबर है कि कौन से स्थानीय सरकार के द्वारा कार्यों में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता? स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता। लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं आदि स्थानीय सरकार के कार्यों में आते हैं, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय सरकार के कार्य में शामिल नहीं किए गए। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है? तो ये होगा धन विधेयक है। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 में कि लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर है डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? वित्तीय आपात, इसकी अवधि वित्तीय आपात कब लागू किया जाता है? आर्टिकल 360 में, और इसका कोई अवधि नहीं है। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही नहीं है? महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का वर्णन है, सही है। यह कैबिनेट के सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, एक कथन गलत है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद पर धारण करते हैं। वह लोकसभा किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ये भी कथन है, सही है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष महापौर होते हैं। नगर निगम का और प्रमुख नगर के उच्चतम अधिकारी होते हैं महापौर। मेयर का कार्य निगम के विधि परिषद के बैठकों की अध्यक्षता करना है, और नगर निगम के आयुक्त के नगर निगम का प्रमुख कार्य अधिकारी होते हैं। अब देखिए, राज्य के गठन के वर्षों के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले
नागालैंड का कब हुआ था? 1963 में। 1960 में नागालैंड। मणिपुर कब हुए थे? मणिपुर के 1972 में। हिमाचल प्रदेश का हुआ था 1971 में। सिक्किम का कब हुआ था? 1975 में। मिजोरम का कब हुआ था? मिजोरम का था 1987 में। तो इस हिसाब से बढ़ते क्रम, तो पहले होगा कौन? 1963 नागालैंड 1 नंबर, इसके बाद होगा हिमाचल प्रदेश 2 नंबर, इसके बाद होगा मणिपुर 3 नंबर, इसके बाद होगा सिक्किम 4 नंबर, इसके बाद 5 नंबर। 1 2 3 4 5 नंबर आंसर इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 पॉवर्टी इंडेक्स जिसको कहते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत संख्या गरीब है? तो इसका होगा 51.91 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे में है। निम्नलिखित में किस बिट्टो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो स्पेशल बिट्टो बिहार के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। निलंबन बिट्टो, पॉकेट बिट्टो, अत्यधिक बिट्टो भारत द्वारा किया जाता है। स्पेशल बिट्टो खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 55 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संविधान संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। 55 में भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। मतलब संविधान के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संशोधन करेगा तो कौन सा बिल लाना जरूरी है? तो उसके लिए है संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और साथ में आधे से अधिक राज्यों को अनुमोदन से होना भी चाहिए और साथ ही आधे से अधिक राज्यों में स्पेशल मेजोरिटी, मतलब संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और आधा से अधिक राज्य मतलब 50% से ज़्यादा राज्य उस पर सहमत होना चाहिए। एजारा ऐप क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है। एजारा कप किस खेल से संबंधित है? एजारा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये एजारा कप हो गया पोलो से संबंधित है। और जबकि होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। होलकर है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। अब इसके बाद निम्नलिखित में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो प्रथम मुख्य न्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायवादी थे हीरालाल जी कानिया। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। 58 नंबर देखते हैं। रिहांद जल विद्युत परियोजना देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो रिहांद से कौन कौन सा मिलता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है?
तो विश्व के सबसे बड़ी लंबे हाईवे टनल भारत में स्थित है, जो इसका नाम है अटल टनल। इसका लंबाई 9.02 किलोमीटर। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई अड्डों पर चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिक्सटी 61 नंबर क्वेश्चन है 50 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो इसका ऐसे निकालते CY 5F - 32/9, यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 122 डिग्री के बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक शंघाई असहयोग एक SCO शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं है? तो यूक्रेन होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं है। वल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश ने किया है? तो वल्को एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना सोवियत USSR ने किया। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। 64 नंबर क्वेश्चन है भारत में। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 के 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए मिला गया है? तो कोंकणी भाषा के लिए मिला है। भारत सरकार 66 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार किस वर्ष पूरे वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? BC 2 का गठन आयोग का गठन किया गया कौन सा साल में? तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जो सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए भारत सरकार दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बिंदुश्री प्रसाद मंडल थे। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जायद फसल है? जायद होता है खरीफ, राबी और खरीफ के बीच वाला फसल, जो ककड़, मकड़ी, खीरा, ये सब जायद फसल होता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ये 25 नंबर के चुनाव आयुक्त है। धन्यवाद। इसके बाद यहाँ से मैथ सेक्शन चालू हो जाता है। उसके अनुसार हम मैथ वाला सेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, और ये BPSC में भी काम आएगा, क्योंकि GS पोर्शन है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है BPSC, और यहाँ भी काम आएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र के अनुसार 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? तो 3.9% के, कहीं कहीं 4% भी लिखा हुआ, तो देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। धन्यवाद, और चैनल को शेयर कीजिएगा।